नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब IQ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टैटिक जी के यहाँ पे प्रारंभ किया था आपका AGTA और केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए, तो क्लास नंबर 2 आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वेदों से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप अगर कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वेद में, तब भी UPSSC AGTA केन सुपरवाइज़र व UPSSC के अन्य एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ आपका RRB NTPC ग्रुप D एग्ज़ाम में भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आगे पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों, जो भी हम लोग प्रश्न यहाँ पे कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो वनडे आपके एग्ज़ाम होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं AGTA और केन सुपरवाइज़र का, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, कर सकते हैं हम लोगों के लिए। और 160 रुपये में आप कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है AGTA केन सुपरवाइज़र का, वो PDF फॉर्म में ले सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, गाइडेंस पूरा मिलता रहता है, और ये मत समझें कि सिर्फ AGTA का इस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप चाहे लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे BDO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के प्रीवियस पेपर, सभी का स्टडी मटेरियल, ग्रुप D वगैरह का स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और सिर्फ 160 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, 2500 से 1750 ईसा पूर्व के समय को, यानी BC के टाइम को सिंधु घाटी सभ्यता का समय यहाँ पे माना गया है। सबसे पहला इसका प्रश्न है, 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा के टीले का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो चार्ल्स मैनसन ने, ठीक है। व्यक्ति भी पूछा जा सकता है और ये समय भी पूछा जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में जॉन मार्शल तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। टीला अलग है, ठीक है, और स्थान अलग है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर टीले का पूछा जाए तो चार्ल्स मैनसन ने, और अगर हड़प्पा नामक स्थान की पूछी जाए, ठीक है, तो 1921 में जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने, ठीक है। अब टीले का मतलब ये होगा कि उसके थोड़े साक्ष्य मिले होंगे कि यहाँ पे कोई स्थान है ऐसा, ठीक है, इसको चलो खोजते हैं। फिर 1921 आ गया, फिर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने खुदाई वगैरह करवाई होगी और हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई होगी। फिर 1922 में दोस्तों, पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी यहाँ पे कहा जाता है, का पता लगा था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का पता कहाँ लगा था? 1922 में पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। क्लियर। आगे देखें दोस्तों, तो इस सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिकोणीय था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। रेडियो कार्बन डेटिंग जो आपकी C14 होती है के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व यहाँ पे मानी गई है। क्लियर। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे अपना है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रावी नदी के पास पाई गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के पास पाई गई? भाई साहब, रावी नदी के पास पाई गई हड़प्पा सभ्यता, और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन्हीं से तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन आते हैं। तो हड़प्पा, ये नदियों वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। दोस्तों, कालीबंगा, ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजस्थान में है कालीबंगा, रोपण है पंजाब में, ठीक है, सतलज नदी के किनारे, तथा सूरकोतड़ा गुजरात के कच्छ ज़िले में है। इन तीनों को याद कर लो अच्छे से। कालीबंगा कहाँ पे है भैया? राजस्थान में है। रोपण है पंजाब में सतलज नदी के किनारे, और सूरकोतड़ा ये गुजरात में है, ठीक है, कच्छ ज़िले में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात स्थित एक बंदरगाह था।
लोथल क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है कई बार। लोथल था एक बंदरगाह, ठीक है। आगे देखें दोस्तों, तो हड़प्पा में विशाल अन्नागार, यानी जहाँ पे अन्न का भंडार होता था उसको अन्नागार कहते हैं। और मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार यानी बाथरूम, ठीक है। अब विशाल स्नानागार का भैया क्या काम था, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मोहनजोदाड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी। आपसे अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि कांसे की नृत्य करती हुई बालिका, ठीक है, या फिर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आंसर होगा आपका मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व में कपास उपजाने, ठीक है, उफ लिखा है लेकिन इसको उपजाने पढ़ना, ठीक है, उपजाने का सर्वप्रथम श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, ठीक है। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा समझते आप भी जाना, ठीक है। बांटों का दोस्तों प्रयोग 16 के गुणज में किया जाता था, यानी ऐसे कि 16 ग्राम 32 ग्राम, ठीक है, ऐसे। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। वैदिक काल दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है, ठीक है। पहले 2500 से रहा और उसके बाद ये आपका 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों, तो हिंदू सभ्यता नगरीकृत थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ये सिंधु लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सिंधु सभ्यता दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीकृत थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता दोस्तों मात्र सत्तात्मक, यानी माता जी की सत्ता चलती थी इसमें, ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, पितृ सत्तात्मक। यहाँ पे पिता लोगों की सब मतलब वो जो लीडर कह सकते हैं आप, वो रहते थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जितने भी वैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप बिलीव करो बस। आगे देखें दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि था। आपने कई प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता का आपसे रोजगार मतलब जो व्यवसाय है वो पूछा जाए तो उसका पशुपालन था। और भारत में बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम दोस्तों सिंधु व सरस्वती की सहायक नदियों के क्षेत्र में बसे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे, तो सिंधु और सरस्वती की सहायक नदियों के क्षेत्र में बसे। ऐसे ही सप्त सिंधु प्रदेश इसको कहा जाता है, ठीक है। जो सरस्वती और सरस्वती की सहायक नदियों का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इस समय सिंधु नदी को सिंध, रावी नदी को पुरुषणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय सिंधु, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो भैया सिंध है। रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषणी। चिनाव नदी है, ठीक है, तो चिनाव नदी का प्राचीन नाम क्या है, असीबनी, ठीक है। झेलम नदी का बितस्ता तथा ब्यास को बिपाशा यहाँ पे कहा जाता था। तो इन नदियों के प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मैंने एग्जाम्स में रावी नदी का देखा है और ये आपका बितस्ता वाला देखा है, ठीक है, झेलम वाला। ये बिपाशा वाला बहुत कम एग्जाम्स में आया है, लेकिन ये जो रावी नदी वाला पुरुषणी और बितस्ता ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पहले क्या था, अब तो UPSSC 3-4 क्वेश्चन ही आपके GK से उठाता है, इतिहास वगैरह से, लेकिन पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे आपके। अगर आप पिछले एग्ज़ाम्स को देखें जो आपके 14-15 में हुए हैं तो उनमें अच्छी खासी मात्रा में ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, डीपली वो भी। वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपका ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1100 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल जो 1100 से 600 ईसा पूर्व तक चला, इसको भी देख लो थोड़ा। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्रदेव थे। कबीलाई संस्कृति थी, ठीक है, कबीले जानते हैं ना, तो कबीलाई संस्कृति थी। और परिवार का प्रमुख कुलप कहा जाता था। परिवार का प्रमुख क्या कहा जाता था, परिवार का प्रमुख कहा जाता था यहाँ पे कुलप, ठीक है। चलिए
राजा वंशानुगत नहीं था। प्रमुख खाद्य यहाँ पे कौन सी थी? जौ। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? तो जौ था। ठीक है, और प्रमुख पशु यहाँ पे गाय एवं इसके अलावा घोड़ा था। ठीक है, ये 3 प्रश्न बन गए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही हो गया कि खाद्य पदार्थ प्रमुख कौन सा था? तो जौ था भाई साहब। आगे देखें तो उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत हो गया तथा ब्राह्मण लोगों की समाज में सर्वोच्चता हो गई। ठीक है, राजा ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे कि अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ कर दिए और समाज में 4 वर्ण हो गए, जिसको ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे अब एग्जाम्स में कम आते हैं लेकिन आपके इस टॉपिक का भाग है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरह समाज की व्यवस्था जाति पे आधारित हो गई। अब हम लोग वेद कवर करेंगे। ठीक है, ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से था, तो इतने क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ लोगे तो बस आपका कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब वेदों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेद से भी मैं बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ आपको इतनी कि इसके आगे वेद से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, तो दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीके में पूछा जा सकता है आपसे, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्त 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये बिल्कुल रट लो, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। ठीक है, ये सूक्त वाला बहुत बार पूछा गया है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है तीसरे मंडल में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो भाई साहब तीसरे मंडल में वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भाई साहब सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किया गया है तो इंद्र का। ठीक है, इसमें इंद्र और अग्नि में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों इंद्र में 250 बार, ठीक है, और अग्नि का दोस्तों 200 बार यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन किसका है? इंद्र का। कितने बार? 250 बार। और उसके बाद अग्नि का है 200 बार। चलो इसको भी देख लो। प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है वेदांगों की संख्या। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना किसने की थी? तो ऋषि थे लोमहर्ष और उग्रश्रवा, इन दोनों ऋषियों ने की थी दोस्तों 18 पुराणों की यहाँ पर रचना। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसने कहा है? शतपथ ब्राह्मण ने स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। सबसे पुरानी स्मृति, ये भी बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो मनु स्मृति है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किस काल की है? तो मनु स्मृति दोस्तों शुंग काल की है। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नारद स्मृति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल की है। ये भी इसमें काल पूछा जाता है। ठीक है, कि नारद स्मृति कौन सी काल की है, विष्णु पुराण कौन से काल की है। ठीक है, और ये सबसे पुरानी स्मृति हम लोगों ने देख ही लिया, मनु स्मृति। नारद स्मृति दोस्तों गुप्त काल की। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, मतलब कि इस टाइम इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, बहुत ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत सारे एग्जाम्स इन क्वेश्चन को आपने देखा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। यजुर्वेद दोस्तों मंत्र बलि आदि का वर्णन, ठीक है, यजुर्वेद में मिलता है और गद्य पद्य दोनों में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो भाई साहब यजुर्वेद आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, सामवेद के बारे में बात करें तो भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो इसमें वर्णन है तंत्र मंत्र जादू टोना का। चलिए आगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के 3 क्वेश्चन कल छूट गए थे।
ठीक है, कौन से क्वेश्चन हैं? किस काल में पत्थर का प्रयोग औजार बनाने में किया जाता था? तो पुरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था औजार बनाने में। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरा पाषाण काल में हुआ था अग्नि का आविष्कार। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। इसको लिख लेना अगर लिख पाओ कहीं तो, क्योंकि इनमें होते हैं कन्फ्यूज, पुरा पाषाण और नव पाषाण इन सब में, कि अग्नि का कब हुआ, पत्थर का, ऐसा मतलब पहिए का बनाने में कब यूज हुआ। ठीक है, आगे क्या है? तो कल हम लोग, कल की जो क्लास है, प्रमुख विदेशी यात्री कवर करेंगे। ठीक है, और जितने भी ये क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी को ये ज़रूर बताना है। और जितने भी लोग वीडियो देखें कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ पर सुझाव बताएं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाकर ज़रूर देखें। स्टैटिक जीके हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, चाहे आपका इतिहास हो, आपका ठीक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, आपका जो जियोग्राफी से रिलेटेड आता है, आपका सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जीके में कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जो हमारा नंबर है उस पर, और डायरेक्ट मैसेज टाइप कर पाएंगे। ठीक है, 160 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। टीए केन सुपरवाइज़र का तुरंत आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके पर्सनल नंबर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ठीक है, ये जो ग्रुप है इसमें आपको प्रीवियस पेपर सभी एग्ज़ाम्स के जो UPSSC कंडक्ट कराता है, बाकी अभी ग्रुप डी आ रहा है उसका भी स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा, सब कुछ आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।